साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों का है। और भारत अफगानिस्तान के संबंध एक प्रकार से कहें कि अब तक फ्रीज हो गए थे, लेकिन अब क्या वे पिघल रहे हैं या कहें कि उनमें कुछ गति देखी जा रही है, इसके बारे में मेरा यह वीडियो है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हाँ तो साथियों, इस वक्त जबकि इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव चरम पर है और कभी पाकिस्तान जो परंपरागत रूप से तालिबान का समर्थक रहा और जिसने अफगानिस्तान में सत्ता में काबिज होने पर तालिबान की जीत का जश्न भी मनाया था, और पाकिस्तान की खुशी का एक मुख्य कारण यह भी था कि वह अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत को परेशान करेगा और अफगानिस्तान उसकी सहायता करेगा। लेकिन अब बाजी पूरी तरह से जो है पलट गई और आज वही पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में बम गिराकर निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। तालिबान के मुताबिक पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में 24 दिसंबर 2024 की रात को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कम से कम 46 लोगों की मौत हुई और इन मृतकों में से अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल थी। जिस पर तालिबान शासन ने इस मुद्दे पर जो है इस्लामाबाद के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया और चेतावनी भी दी। हालांकि इस्लामाबाद ने इस एयर स्ट्राइक पर चुप्पी साध ली। साथियों, इस प्रकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो दोस्ती थी वह दोस्ती से दुश्मनी तक के घटनाक्रम से न केवल दोनों देशों के संबंधों को और खराब किया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा दिया है। इससे भारत है, चीन है और तेहरान जैसे देशों को अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना पड़ सकता है। इस घटनाक्रम के मूल में सबसे बड़ी वजह है जो है वह है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, या कहें कि पाकिस्तानी तालिबान। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। हालांकि काबुल इस्लामाबाद के दावे को खारिज करता रहा है और दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर चुका है और वह जो है चीन, रूस, ईरान और कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ जुड़ रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात यही संकेत देते हैं कि आने वाले दिन पाक और अफगान संबंधों के लिए और तनावपूर्ण हो सकते हैं। या कहें कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जबकि अफगानिस्तान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है और विस्थापन तथा बुनियादी ढांचे की तबाही अफगानिस्तान की स्थिति को बदतर करती जा रही है, तो भारत ने जब वहां पर पहले की भांति इस बार भी खाद्यान्न और दवाइयां जैसी मानवीय सहायता भेजी, तो वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री यानी अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार जताया और भारत के साथ ठंडे बस्ते में पड़े द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की इच्छा भी व्यक्त की। साथ ही भारत से यह अपील भी की कि वह व्यापारियों, रोगियों और विद्यार्थियों के लिए वीजा जारी करना शुरू करे। इस अपील पर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। इसी क्रम में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री जो हैं आमिर खान मुत्ताकी के बीच दुबई में 8 जनवरी 2024 को द्विपक्षीय बैठक भी हुई और काबुल में तालिबान की सत्ता में दूसरी पारी शुरू होने के बाद से यह पहला मौका था जब भारत ने विदेश सचिव स्तर पर उनके साथ जो है औपचारिक बैठक की। बैठक में सुरक्षा है, शरणार्थियों का पुनर्वास है और विकास परियोजनाओं और चाबहार पोर्ट की व्यापारिक गतिविधियों पर चर्चा हुई। दरअसल भारत भी चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते फिर से मजबूत हों।
व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आए और परियोजनाओं पर काम शुरू हो, यानी जो परियोजनाएं अफगानिस्तान में अभी अटकी हैं उन पर काम हो। साथियों, यह सही है कि तालिबान के कई फैसले और नीतियां लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं कही जा सकती, और जिनसे भारत इत्तेफाक भी नहीं रखता। इसीलिए भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता, मतलब राजनयिक मान्यता नहीं दी है। तालिबान के सत्ता में आने के पहले अफगानिस्तान में भारत की व्यापक राजनयिक मौजूदगी थी, और काबुल में दूतावास के अलावा देश के प्रमुख शहरों में भारत के वाणिज्य दूतावास थे। और इसके जरिए जहां दोनों देशों के बीच संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे थे, वहीं इनके जरिए जो है भारत पाकिस्तान पर अंकुश भी रखता था। दुनिया के अन्य अनेक देशों ने भी उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं अभी, क्योंकि तालिबान के सत्ता हथियाने के तरीके को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध माना गया। केवल प्रारंभ में तीन देशों ने उसे मान्यता दी थी, जिसमें पाकिस्तान था, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। उस समय रूस, ईरान और भारत समेत कई देश जो हैं तालिबान के खिलाफ थे। मगर दुनिया के कई देश अपने रणनीतिक लाभ के लिए अफगानिस्तान के साथ अब फिर से रिश्ते जो हैं बहाल करने लगे हैं। जो क्षेत्रीय मंच है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के जो दो महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं, रूस और चीन, उन दोनों देशों ने तालिबान शासकों के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल रवैया अपनाया है। रूस मध्य एशिया में शांति और स्थिरता कायम रखने में अफगानिस्तान की भूमिका को महत्व देता है, तो दूसरी ओर चीन जो है अफगानिस्तान में दुर्लभ खनिज संपदा को हासिल करना चाहता है। इन खनिज संसाधनों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी नजर है। चीन के लिए अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना आसान है। वाखान गलियारे के जरिए दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं। वास्तव में यह जो गलियारा है, वाखान, चीन को अरब सागर तक पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराता है। और इस संपर्क सुविधा में ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाबहार के जरिए अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और चीन तक व्यापारिक आवागमन संभव है। और यही कारण है कि भारत और चीन के रणनीतिक हितों में जो है साझेदारी है, या कहें कि दोनों देशों के हित एक समान हैं। वैसे ही चीन को काराकोरम राजमार्ग के माध्यम से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच अभी हासिल है। लेकिन भारत के लिए इसका दूसरा पक्ष है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते जो हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों की जानकारी हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलती है, यानी इतने प्राचीन संबंध दोनों देशों के बीच हैं। अफगानिस्तान न केवल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत व्यापारिक रूप से भारत का एक बड़ा सहयोगी देश रहा है, और शिक्षा है और स्वास्थ्य, इन दोनों के क्षेत्र में जो है भारत को अफगानिस्तान से काफी कारोबार भी मिलता है। साथियों, अफगानिस्तान एशिया के चौराहे में स्थित होने के कारण भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और मध्य एशिया को जो है पश्चिम एशिया से जोड़ता है। भारत का संपर्क ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के माध्यम से ही होता है। इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, या कहें कि इन देशों तक पहुंचने में अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, अफगानिस्तान भू रणनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और मध्य एशिया के बीच में स्थित है, जो व्यापार की सुविधा भी प्रदान करता है। कई भारतीय कंपनियां वहाँ
कृषि है, संचार है, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विकास परियोजनाओं में लगी रही है। भारत ने अफगानिस्तान में अब तक लगभग $3 बिलियन का निवेश किया है। और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भारत ने अफगानिस्तान में डेलारम जिले को ईरान की सीमा से जोड़ने के लिए डेलारम जरंज राजमार्ग के निर्माण में मदद की है। और वहीं दूसरी ओर हरात प्रांत में अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसे पहले सलमा डैम के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण किया है। और सद्भावना के संकेत के रूप में भारत ने अफगानिस्तान में नए संसद भवन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, भारत ने 2014 में कंधार में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। अफगानिस्तान में 2500 मील से अधिक सड़कों का निर्माण भी भारत की मदद से ही संभव हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान में 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों का निर्माण किया है। 1000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति जो है दी है, जबकि 16,000 से अधिक अफगान छात्र भारत में अध्ययनरत हैं। तो और इसके अलावा भारत ईरान और अफगानिस्तान ने संयुक्त रूप से एक व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और इस सौदे का उद्देश्य चाबहार बंदरगाह में पाकिस्तान को घेर कर अफगानिस्तान के भू आबद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री क्षेत्र, यानी बंदरगाह विहीन, जहां कोई बंदरगाह नहीं है, वहां तक पहुंच बनाने के लिए निवेश करना है। इस प्रकार भारत के अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में इस महत्वपूर्ण भूमिका से अफगान जनता जो है भली भांति परिचित है, और उनके मन में भारत के प्रति आदर भाव भी है। साथियों, इसीलिए अफगानिस्तान की पहल पर भारत के विदेश सचिव ने जब दुबई में अफगानिस्तान के साथ पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो इस मुलाकात ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। यानी इस बैठक से जो है पाकिस्तान अ, एक प्रकार से जो है तिलमिला गया है। और कई शीर्ष विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि इस्लामाबाद को काबुल के प्रति अपने आक्रामक रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन दोनों प्रतिनिधियों की वार्ता में भारत ने जहां शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद देने का आश्वासन दिया है, वहीं तालिबान ने भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल न करने का वादा किया है किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए। तो यह भी पाकिस्तान के लिए एक प्रकार से कहें कि गहरी चोट है। भारत के पुनर्वास में मदद देने का आश्वासन इस मायने में यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बैठक के बाद जो बैठक हुई है उसमें जो जारी बयान जारी किया गया है, अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ महिलाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लादे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान की चुप्पी जो है अ, समझ में आती है। फिर भी हम यही चाहेंगे, तालिबान के हित में यह होगा कि वह भारत के साथ रिश्तों में और बेहतरी की इच्छा अगर करता है तो उसे महिलाओं और मानवाधिकारों पर अपने नजरिए में भी बदलाव करना होगा, क्योंकि भारत की दृष्टि में ये दोनों ही विषय जो हैं काफी महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ हम यह भी चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सीमा सुरक्षा और आपसी चिंताओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जैसी निष्पक्ष संस्थाओं और भारत, चीन, ईरान और अन्य वैश्विक शक्तियों को शांति वार्ता की मध्यस्थता में बातचीत शुरू करने की पहल करनी चाहिए।
एक सुझाव यहाँ यह भी दिया जा सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क जैसे मंचों को पुनर्जीवित करने की भी आज आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो पाकिस्तान की आतंकवाद की काली करतूतों की वजह से एक प्रकार से निष्क्रिय पड़ा है, यानी सार्क। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाने की दिशा में भी काम करना होगा। लेकिन इन सब से ऊपर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तालिबान अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास करे। और यदि ऐसा होता है तो अफगानिस्तान, जो अभी तक अलग थलग पड़ा है, वह विश्व की मुख्य धारा से जुड़कर अपने देश में विकास को एक नई धार दे सकता है, क्योंकि वहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। और एक अनुमान के अनुसार अफगानिस्तान में 1400 से ज्यादा खनिज भंडार हैं, जिनमें बेराइट है, क्रोमाइट है, कोयला, तांबा, सोना, लौह अयस्क, सीसा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, नमक, सल्फर, लिथियम, जस्ता जैसी कई अन्य खनिज जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ मौजूद हैं। और रत्नों में अगर हम देखें, उच्च गुणवत्ता वाले पन्ना है, लेपिस लाजुली है, लाल गार्नेट है और मणिक इसमें शामिल है। स्वाभाविक है कि ये सभी खनिज भंडार किसी भी देश के विकास को एक नई गति देने में या उसके विकास को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन खनिज भंडार की होती है। तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि इनका उचित दोहन हो, और यह तभी संभव है जबकि अफगानिस्तान में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया मूर्त रूप ग्रहण करे और सभी देश उस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। तो साथियों, यही आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और पुनः उल्लेख करना चाहता हूँ कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, यदि अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें, लाभान्वित होंगे ऐसा मुझे पूरी आशा है, ऐसी आशा है मुझे पूरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।